गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में क्लास 12th की हिंदी में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने रुबाइयाँ शीर्षक का अध्ययन किया था जो फिराक गोरखपुरी द्वारा ही रचित है। इस पार्ट में हम दूसरे पार्ट में गज़ल की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम पहली गज़ल। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों को गुलशन में पर तोले हैं। देखिए, इस गज़ल में फिराक गोरखपुरी जो है वो अपनी हृदय की, दिल की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं और वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नवरस गुंचे पंखुड़ियों की, नवरस नए रस से युक्त, गुंच माने कलियाँ, पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोलें, गिरा माने गांठ, नए रस से युक्त जो कलियां हैं वह अपने पंखुड़ी रूपी गांठों को खोल रही हैं। नए रस से भरी हुई, और रस का मतलब यहाँ है कि मकरंद, क्योंकि पुष्पों में मकरंद होता है जिसको भौरे चूसते हैं, देखा होगा आपने फूलों पर बैठ करके। तो वही कवि कह रहा है कि कलियां जो है वो नए रस से युक्त हो गई हैं, अर्थात मकरंद से युक्त हो गई हैं। अब वह फूल बनना चाहती हैं, अर्थात खिलना चाहती हैं। और जब वो खिल रही हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठों को खोल रही हैं। या उड़ जाने को रंगों को गुलशन में पर तोले है, और उनके रंगों की जो बू है, बू का मतलब जो खुशबू है, वह आकाश में उड़ने के लिए अपने पंखों को, पर माने पंख को फैला रही है। अर्थात उनकी जो खुशबू है वह गुलशन में, अर्थात उस बगीचे में उड़ने के लिए बेताब है, व्याकुल है। ओके बच्चों, फिर से देख लेते हैं। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, नए रस से युक्त जो फूलों की, कलियों की जो पंखुड़ियां हैं वह अपने कोमल गांठों को खोल रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सुगंध बगीचे भर में उड़ने के लिए व्याकुल हो रही है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। देखिए, यहाँ कवि जो है वह रात की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि तारे आंखें झपकावे हैं, तारे आंखें झपका रहे हैं, अर्थात आकाश में तारे कुछ टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको टिमटिमाने को ही आंखें झपकाना कह रहा है कवि। आंखें झपका रहे हैं और जर्रा जर्रा सोए हैं, जबकि संसार में जर्रा जर्रा माने कण कण सो रहा है, अर्थात चारों तरफ शांति फैली हुई है। तुम भी सुनो हो यारो, कवि संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे यारो, तुम भी सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब माने होता है रात, रात में सन्नाटे भी कुछ कह रहे हैं। सन्नाटा का मतलब होता है चुप्पी, अर्थात यह सन्नाटे की जो चुप्पी है यह भी कुछ बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। इसलिए हे मित्रों, इस सन्नाटे की आवाज़ को भी ध्यान से सुनो। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले हुए हैं, हम किस्मत को रो ले। देखिए, यहाँ कवि लोगों की भाग्यवादिता पर आघात करते हुए कह रहा है। जैसे लोग भाग्यवादी होते हैं और परिश्रम करने से डरते हैं, परिश्रम करने से कतराते हैं, और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो अपने भाग्य को दोष देते हैं। उन्हीं को हम भाग्यवादी कहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। तो उन पर, भाग्यवादियों पर व्यंग करते हुए कवि कह रहा है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, चाहे हम हो अथवा हमारी किस्मत हो, हम दोनों के लिए केवल एक ही काम है कि किस्मत हमको रो ले हुए हैं। कि हमारे पास अभावों को देख करके, अर्थात जब जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के अभाव होते हैं, उस तरह के हमारे अभावों को देख करके किस्मत हमारे ऊपर रोती है, हम किस्मत को रो ले हैं। और हम जब अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि शायद यह हमारी किस्मत में या भाग्य में ही नहीं था, इसलिए हम यह मान करके किस्मत को दोष देते हैं। अर्थात किस्मत हमारे ऊपर रोती है और हम किस्मत के ऊपर
रोते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वो इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। देखिए यहाँ कवि को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनके बारे में कवि कह रहा है कि जो मुझको बदनाम करे हैं काश वो इतना सोच सके। जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं काश वह इस बात को सोच सकते कि जो मेरा पर्दा खोले हैं, अर्थात जो संसार के लोगों के सामने मेरी बुराइयां कर रहे हैं या अपना पर्दा खोले हैं, मेरी बुराई करने के माध्यम से वे संसार के लोगों के सामने अपने ही निंदनीय गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वे मेरी बुराई नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी ही बुराई कर रहे हैं, अर्थात मेरी कमियों को न उजागर करके वे स्वयं अपनी कमियों को ही लोगों के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी भूले हैं। देखिए यहाँ कवि जो है वो अपने प्रेम की कीमत भी अदा करने के लिए तैयार है। कह रहा है कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास। होशो हवास का मतलब बदुरुस्ती है, होशो हवास का मतलब होता है कि पूरे विवेक के साथ अर्थात जान समझ कर हम अपने प्रेम की या प्यार की कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हम तुम्हारा सौदा करने, हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने के लिए भी तैयार हैं और हम तुम्हारा दीवाना भी बनने को तैयार हैं। ओके बच्चों, कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती है होशो हवास। कवि अपने प्रेम की कीमत अदा करने का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं पूरे होशो हवास में अर्थात जानबूझकर विवेक के साथ, पूर्ण विवेक के साथ मैं अपने प्रेम की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए मैं दीवाना भी बनने को तैयार हूँ। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले हैं। देखिए यहाँ कवि जो है वह अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि तेरे गम का पासे अदब है, अर्थात तुमसे बिछड़ने का जो गम मुझे है और उसी तरह से मुझसे बिछड़ने का जो तुम्हें गम है उसका भी मुझे लिहाज है। ठीक है ना, मैं तुम्हारे गम का सम्मान करता हूँ लेकिन कुछ दुनिया का ख्याल भी है, मुझे संसार के बारे में भी कुछ सोचना है, अर्थात मुझे संसार का भी ध्यान है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले हैं। इसलिए हम संसार के लोगों से अपने हृदय की पीड़ा को छिपा करके एकांत में जा करके रो लेते हैं, अर्थात चुपके से छुप करके हम अपने हृदय की पीड़ा को आंसुओं के माध्यम से बाहर कर देते हैं या निकाल देते हैं। वही कह रहा है कि तेरे गम का पासे अदब है, मुझे तुम्हारे गम का अर्थात तुम्हारे दुख का ख्याल है, अर्थात वियोग से जो तुम्हें कष्ट मिला है मुझे उस कष्ट का ध्यान है, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे संसार का भी ध्यान है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को अपने हृदय में छुपा करके मैं एकांत में जा करके धीरे से रो लेता हूँ, अर्थात संसार के सामने तो अपने प्रेम को व्यक्त करके मैं अपने प्यार की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। ओके बच्चों, आइए फिर हम अगली गज़ल देखते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। देखिए यहाँ कवि जो है वो बता रहा है कि हम किसी के प्यार को उतना ही प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही पाते हैं जितना कि स्वयं को उसके प्यार में डुबो सकते हैं। देखिए कह रहा है कि फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी। फितरत माने होता है आदत, ठीक है ना, और फितरत का मतलब आदत भी होता है। कायम है माने मौजूद है, ठीक। तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, तवाजुन माने होता है संतुलन, आलमे हुस्न इश्क में भी अर्थात हुस्न और इश्क का। कभी कह रहा है कि इस संसार में हुस्न और इश्क का संतुलन बना हुआ है।
क्योंकि उसको उतना ही पाते हैं। हम किसी के प्रेम को उतना ही प्राप्त करते हैं खुद को जितना खोले हैं। हम उसके प्रेम में या उसके प्यार में जितना डूब जाते हैं, हम उतना ही उसके प्यार को प्राप्त करते हैं। इसलिए हुस्न और इश्क का जो संतुलन है वह इस संसार में कायम है, बना हुआ है। आबो ताब असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बहतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। देखिए, आबो ताब असरार न पूछो। आबो ताब का मतलब होता है चमक दमक, यानी हमारे जो शायरी है, हमारी जो गजलें हैं या हमारे जो शेर हैं, उन शेरों की तुम चमक दमक पर मत जाओ, उन्हीं को मत देखो, तुम भी आंखें रखो हो। अर्थात तुम उन शेरों को, उन गजलों को ध्यान से देखो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। अर्थात ये हमारे शेरों की, यानी हमारी शायरी की चमक दमक है, अथवा ये हमारे आंसू हैं जो इसकी चमक को बनाए हुए हैं। यानी कवि जो है वो अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, तो इसी लिए कह रहा है कि मेरी यह जो शायरी या मेरी जो गजलें जो हैं, जो इतनी चमक दमक है उनमें, अर्थात जो लोगों के द्वारा यह इतनी पसंद की जाती है, उनको न देखो, उनके शब्दों पर न जाओ, तुम उन्हें ध्यान से देखो। ये जो हमारे शेरों की चमक है, हमारी शायरी की जो चमक है, वह शब्दों के कारण नहीं बल्कि मेरे आंसुओं के कारण है। अब ऐसा कभी इसलिए कह रहा है क्योंकि इन गजलों में उसने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं मेरिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। देखिए, यहाँ कवि जो है वह अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। कह रहा ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को। अंजुमने मैं माने शराब की महफिल, अंजुमने मैं माने शराब की महफिल, और रिंद माने होता है शराबी, ठीक ना। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को। कभी अपनी प्रेमिका यानी प्रेम या प्रेमिका की याद करते हुए कह रहा है, हे प्रिय, तुम मुझे इस तरह याद आ रही हो कि जैसे शराब के महफिल में रिंदों को शराब की याद आती है। यानी जिस तरह शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, हे प्रिय, तुम भी मुझे वैसे ही याद आ रही हो। रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। जिस प्रकार रात के समय गर्दुम आकाश में फरिश्ते माने देवदूत जो होते हैं, बाबे गुनाह जग खोले हैं, संसार के लोगों के पुण्य पाप का जो चिट्ठा है खोलते हैं, उसी प्रकार से तुम भी मुझे रात के इस समय याद आ रही हो। ठीक है ना। अर्थात रात होने पर तुम मुझे उसी प्रकार से याद आ रही हो जिस प्रकार से शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, अथवा जिस तरह रात में फरिश्ते देवदूत जो होते हैं वो संसार के लोगों के पुण्य पाप का चिट्ठा खोलते हैं, उनका अध्याय खोलते हैं, उसी तरह से तुम भी मुझे इस समय याद आ रही हो। ओके, आइए अंतिम गजल देखते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज़, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज़। देखिए, कवि जो है यहाँ पर वो कह रहा है कि सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज़। कवि कहता है कि लोग उसकी गज़लों की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि हे फिराक, तुमने इन गज़लों में अर्थात इतनी सुंदरता को कैसे पिरो दिया है। अर्थात तुम्हारी जो गज़लें हैं, मैं तुम्हारी इन गज़लों पर बलिहारी हूँ। ठीक है ना। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, क्योंकि तुम्हारी इन गज़लों को देख करके तो मुझे मीर कवि की गज़लें याद आ रही हैं। अर्थात मीर की गज़लों की झलक तुम्हारी गज़लों में मुझे साफ दिखाई दे रही है। ठीक है ना। सदके जामा आपने सुना होगा, तो वही बलिहारी जाऊँ या न्यौछावर जाऊँ। ठीक है।
इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं, यानी लोग कह रहे हैं कि हे फिराक, मैं तुम्हारी गज़लों पर कुर्बान जाऊं, तुम अपनी इन गज़लों में इतनी सुंदरता को कहाँ से ले आए, क्योंकि तुम्हारी गज़लों में तो मुझे फिराक अमीर कवि की गज़लों की झलक दिखाई दे रही है। ओके बच्चों, बस ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पुनः लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।